जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हमने एक सीरीज शुरू की है और उसमें हिमाचल की हिस्ट्री का पार्ट कर रहे हैं। सुकेत रियासत का ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 11 है ये। और हमने पार्ट 10 कर लिए हैं। साथ में लाहौल स्पीति का जो हिस्टोरिकल पार्ट है और साथ में जो जियोग्राफिकली पार्ट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने पूरा का पूरा कवर अप कर लिया है। अगर दोस्तों आपने लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ में अगर आपने सुकेत हिस्ट्री का जो पार्ट 10 तक के पार्ट है वो नहीं देखे हैं तो आगे की जो हिस्टोरिकल भूमिका है, हिस्टोरिकल जो इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये जो सारी घटनाएं हैं आपस में इंटरलिंक है। तो अगर आपको पीछे वाला पता नहीं है तो आगे वाला जब सुनोगे या बीच से आप जब वीडियो को सुनोगे तो आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप पहले क्या कीजिए कि जो प्रीवियस टाइम की वीडियो है उसको देखिए, तभी जाकर आपको सुकेत हिस्ट्री पार्ट 11 समझ आ पाएगा। तो आज शुरू करते हैं। कल हमने जो उग्रसेन राजा हुआ है उसके बारे में बातचीत की थी और हमने लास्ट वाला जो उसका पार्ट था उसमें ये बात की थी कि जो उसका बेटा रुद्रसेन था उसका और उसके पिता का आपस में अनबन हो जाती है। और अनबन के पीछे जो रीजन है नरपत जो चहिता वजीर है उग्रसेन का, उसकी वजह से उन उन पिता और जो पुत्र में क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है। और रुद्रसेन और उसके फ्लोर जो है वो क्या करते हैं, सुकेत को छोड़ जाते हैं और कहीं अन्य जगह पर रहते हैं। मैंने आपको कल भी बात बताई थी कि वो कांगड़ा में चले जाते हैं और हरिपुर में रहता है रुद्रसेन। जब उग्रसेन की डेथ होती है तो रुद्रसेन की वापसी होती है और रुद्रसेन क्या बनता है, राजा बनता है। तो दोस्तों आज हम रुद्रसेन से शुरू करेंगे। तो रुद्रसेन जो है ये आपका राजा जो बनता है 1876 में बनता है। और कब बना, किसके बाद बना, तो जो जब उग्रसेन की डेथ होती है तो उसके बाद ये सुकेत का राजा बनता है। और सुकेत का राजा बनने के साथ साथ ही ये आया कहाँ से है, तो ये गुलेर और हरिपुर का जो रीजन था उस रीजन में रहता था उस वक्त, वहाँ से इसकी वापसी होती है। अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दोस्तों मैंने कल भी आपको बात बताई थी कि जो उग्रसेन का समय था उस वक्त क्या था कि जो युद्ध होता है, जब सरौंग का युद्ध होता है 1846 में, तो सिखों और अंग्रेजों के बीच में होता है। उग्रसेन क्या करता है, अंग्रेजों की सहायता करता है और अंग्रेजों की सहायता करने के बाद उसे खिल्लत या एक प्रकार का क्या बोलते हैं, इनाम दिया जाता है। इनाम देने के बाद क्या होता है कि जो आपका सुकेत है वो भी अंग्रेज अपने अधीन कर लेते हैं और उस वक्त जो पंजाब का कमिश्नर है उसके अधीन सुकेत आ जाता है। तो ये जो कमिश्नर ऑफ मतलब जलंधर है वो क्या उस वक्त कौन है, जो कर्नल डेविस है, वो क्या करता है, ये रुद्रसेन जो है इसको राजा बनाता है। और ये जो रुद्रसेन राजा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट राजा है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है दोस्तों, जो ये गुलेर है, गुलेर से जब वापसी होती है, वापसी होने के साथ ही क्या होता है कि जब कमिश्नर जो है जलंधर का कर्नल डेविस वो इसको राजा बनाता है। राजा बनाने के साथ साथ ही सबसे पहला इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ढुंगल को जो वजीर है वो बनाता है। तो ये ढुंगल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ढुंगल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वजीर अपॉइंट किया जाता है इसको, किसका, रुद्रसेन का। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ढुंगल को याद रखना है। ये उग्रसेन के समय में भी वजीर रहा, साथ में इसको रुद्रसेन भी क्या करता है, एज वजीर अपॉइंट करता है। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जो एक रामदीता मल एक व्यक्ति है वो क्या किया जाता है, उसको अकाउंटेंट एज अकाउंटेंट अपॉइंट किया जाता है रुद्रसेन के द्वारा अपने दरबार में। ये सारा कुछ करने के बाद, राजा बनने के बाद वो क्या करता है, थोड़े समय के लिए हरिपुर चला जाता है और किया जाता है कि जो
हरिपुर चला जाता है और वहाँ से क्या करता है कि अर्की चला जाता है, और अर्की का एक व्यक्ति है जय सिंह, उसकी बेटी से वो शादी कर लेता है। तो बोलने का मतलब अर्की वर्तमान में कहाँ पर है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप इसे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि अर्की वर्तमान में किस जिले में स्थित है। नेक्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट घटना होती है, तो जो धुंगल है, धुंगल को ये क्या करता है, डिपोज करता है, इसको हटा देता है और उसकी जगह क्या करता है, गुरदीता को वजीर बनाता है। ये जो गुरदीता मल है, इसको क्या किया जाता है, वजीर बनाया जाता है। किसकी जगह, आपका जो धुंगल है उसकी जगह। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों यहाँ पर कि जो हमारा रुद्रसेन है वो क्या करता है, जो टैक्स की रेट है वो बढ़ा देता है और एक नया टैक्स इंपोज करता है, ढाल। तो इससे क्या होता है कि जो सुकेत के जो पीपल है वो क्या करते हैं कि राजा के विरोध हो जाते हैं। एक तो टैक्स रेट बढ़ा देता है, दूसरा क्या है कि एक नया टैक्स इंपोज कर देता है, ढाल। और ये ढाल जो है राजकीय टैक्स है। राजकीय टैक्स का मतलब है कि राजा का जो कोष होता है, सारा का सारा जो ये टैक्स कलेक्ट किया जाता था वहाँ पर जाता था और राजा अपनी मर्जी से इसको खर्च कर सकता था। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि जो ये टैक्स इंपोज किया जाता है, इससे लोग रुष्ट हो जाते हैं और विरोध करते हैं रुद्रसेन का। और रुद्रसेन क्या करता है कि जो दंडात्मक कार्य विधि है या एक मीन्स उनको दबाने के लिए गतिविधि अपनाता है। तो एक विद्रोह हो जाता है और विद्रोह होने के बाद क्या होता है, जो डेविस है, डेविस उस वक्त जो है जलंधर का कमिश्नर है, वो भी हस्तक्षेप करता है। जो भी लोग दोषी है उनको सजा भी दी जाती है। पर जो ये उग्र सेन है ये क्या करता है कि सुकेत को छोड़ देता है और होशियारपुर में सेटल हो जाता है। बोलने का मतलब है सुकेत को छोड़कर कहाँ चला जाता है, ये होशियारपुर में चला जाता है। नेक्स्ट वन जो है भीमसेन राजा हुए हैं। दोस्तों यहाँ 2-3 राजे और भी हुए हैं बीच में, पर उनको छोड़ रहा हूँ, उनके बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें नहीं दी हुई है और वो पेपर में टिल आज तक वहाँ से कुछ भी नहीं आया हुआ है। तो मैं सीधा भीमसेन के ऊपर जा रहा हूँ, जहाँ से प्रीवियस टाइम के जो पेपर है उसमें या जो अभी लेटेस्ट पीछे जितने भी पेपर हुए उनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भीमसेन क्या है, जो नेक्स्ट राजा है वो होता है, राजा बनता है। और ये राजा कब बनता है, 1908 से 1919 के बीच ये राजा रहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है भीमसेन के समय में, दिल्ली दरबार। तो ये दिल्ली दरबार क्या हुआ करता था, दिल्ली दरबार में जो उस वक़्त ब्रिटिश महारानी हुआ करती थी या जो ब्रिटिश सम्राट हुआ करता था वो आते थे, और जो अलग अलग रियासत के राजा हुआ करते थे वहाँ पर जाते थे, उनकी प्रशंसा करते थे, उनको कुछ एक गिफ्ट के तौर पर दिया करते थे और उनके प्रति अपनी वफादारी या लॉयल्टी दिखाते थे। तो ये जो भीमसेन था, जब दिल्ली दरबार होता है 1911 में, तो उस वक़्त ये वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, जब वहाँ जाते हैं तो उनको क्या मिलता है, जो ब्रिटिश सरकार है उनकी तरफ से प्रेज मिलती है। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है तो ये जो भीमसेन सुकेत का राजा है वो उसमें पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो क्या होता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब हेल्प करता है भीमसेन, तो जो ब्रिटिश सरकार है उसको एक उपाधि देती है और उस उपाधि का जो नाम है वो है KCSI। ये आपको उपाधि अच्छे से याद रखनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसने कुछ एक सोशल वर्क किए हुए हैं। उनमें से जो पहला सोशल वर्क था, इसने एक हॉस्पिटल बनाया और उस हॉस्पिटल का नाम था किंग एडवर्ड हॉस्पिटल। और ये कहाँ पर बना था, ये किंग एडवर्ड जो हॉस्पिटल था इसे जो बनाया गया था बनेड में। दोस्तों याद रखिए, बनेड सुंदरनगर का पुराना नाम था। गरुड़ सेन के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, विक्रम सेन ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। तो ये कुछ एक चीज़ें जो आपको बार बार याद रखनी है। तो होता क्या है कि वहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाया जाता है, उस हॉस्पिटल का जो नाम है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो है एडवर्ड हॉस्पिटल जो है इसका नाम है ही। उसने साथ में एक दो जो बंगलो बनाए हैं, एक है शेरी और दूसरा है डहर बंगलो। और यहाँ से क्या किया जाता था, जो डाक व्यवस्था थी उसका काम
काम किया जाता था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भीमसेन के समय में उसने एक रोडवेज बनाया था, और ये मोटर रोड था, वो कहाँ से कहाँ तक था, तो जो आपका उस वक्त मंडी था, और मंडी से सुकेत तक का जो मोटर रोड का निर्माण करवाया था वो भी भीमसेन ने करवाया। साथ में ब्रिटिशर के प्रति जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और इसके साथ ही अन्य जो गतिविधियां हुई, अन्य जो कई मतलब बीच में मिस हैपनिंग हुई, तो उसकी वजह से जो ब्रिटिश सरकार थी उसने क्या किया कि इसको एक उपाधि दी थी, और उपाधि थी नाइटहुड की उपाधि। दोस्तों, ये नाइटहुड की उपाधि जो थी ये किसके द्वारा दी गई थी? ये ब्रिटिश सरकार जो थी उसके द्वारा दी गई थी। कौन सा राजा था? भीमसेन राजा था, जिसको ये उपाधि दी गई थी। साथ में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसकी जब मृत्यु हुई तो इसकी कोई भी संतान नहीं थी। तो ये भीमसेन के बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। दोस्तों, ये यहाँ पर आप जो आपका दिल्ली दरबार है उसको देख सकते हैं। ये इस तरह का दिखता था 1911 में। नेक्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको यहाँ पर ये जो आपका भीमसेन है वो दिल्ली दरबार को जा रहे हैं। तो दिल्ली दरबार को ये जो भीमसेन जाते हुए दिखाया है, इस तरह उनका राज दरबार हुआ करता था, और ये तैयारी हो रही है दिल्ली दरबार को जाने, मतलब जो दिल्ली दरबार हुआ करता था। और ये जो है एम्पेल दरबार है, इसको एम्पेल दरबार भी बोलते हैं, ये वहाँ पर देखने को मिलता है। 1911 का एक जो चित्र है, छाया चित्र है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट वन जो राजा है वो लक्ष्मण सेन है। दोस्तों, लक्ष्मण सेन जो है ये अंतिम राजा है सुकेत का। इसके बाद भी एक राजा हुआ है, पर उसे राजा कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि 1948 के बाद वो राजा हुआ है और राजशाही व्यवस्था उस वक़्त ख़त्म हो गई थी। बोलने का मतलब है जो रियासती राज था वो ख़त्म हो गया था। तो मैंने आपको पीछे बताया कि जो भीमसेन था उसका कोई भी पुत्र पुत्री नहीं थी। तो होता क्या है कि जो लक्ष्मण सेन है उसका भाई है, और वो क्या बनता है? राजा बनता है। कहाँ का राजा बनता है? सुकेत का राजा बनता है। कब से कब तक रहता है ये इंपॉर्टेंट है, 1919 से 1948 तक रहता है, और ये अंतिम राजा है सुकेत का, ये भी आपको याद रखना है। साथ में उसकी जो एजुकेशन हुई थी वो लाहौर का जो चीफ कॉलेज था वहाँ से हुई थी। इसकी कई रानियां हुई, उनमें से एक का नाम है कालवती रानी, और ये जो थी कोटी की थी। कोटी के बारे में हम जब शिमला का इतिहास पढ़ेंगे और सोलन का इतिहास पढ़ेंगे उस वक़्त डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड वन थी वो थी कुमारी, और वो महलोक की थी। तो ये दो रानियां जो थी उनके साथ उसने क्या की थी? शादी की थी, विवाह हुआ था। उसके बाद इसके समय में कुछ एक सोशल वर्क हुए हैं। ये सोशल वर्क जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसने क्या किया? लैंड और रेवेन्यू में रिफॉर्म लाए। जो आपका भूमि थी और साथ में जो राजस्व व्यवस्था थी उसमें उसने क्या किया? इसमें सुधार लाया। नेक्स्ट वन उसने जो काम किया, ये जो उसका काम है दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसने भीम लक्ष्मण या लक्ष्मण भीम क्लब बनाया। ये आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ में क्या किया? द प्रिंस ऑफ वेल्स ऑर्फन होम, तो ये भी उसने बनाया। और ये कहाँ पर बनाया था? ये दोस्तों सुकेत की बात की जा रही है, सुकेत रियासत की बात की जा रही है। और उस रियासत में ये आपको प्रिंस ऑफ वेल्स ऑर्फन जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन उसने इम्पॉर्टेंट जो चीज़ बनाई हुई है वो था चीफ कोर्ट बिल्डिंग, उसके द्वारा बनाई गई है। आगे मैं इसकी इमेज दिखाऊंगा वो उस वक्त कैसे दिखने में लगती थी। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 1921 में सुकेत क्या हुआ? इंडियन गवर्नमेंट के अधीन आ गया। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि उग्रसेन को याद करो, जब क्या बोलते हैं लाहौर की संधि होती है, लाहौर ट्रीटी होती है, उसके बाद जो सुकेत है वो किसके अधीन आ जाता है? सुकेत जो आ जाता है वो आपका पूरा का पूरा जालंधर के अधीन आ गया था। जालंधर का जो कमिश्नर होता था उसके अधीन आ गया था। पर 1921 में क्या होता है कि जो ये पंजाब सरकार है वो क्या करती है? सुकेत को भारत सरकार के
अधीन दे देती है और सुकेत क्या आ जाता है, भारत सरकार के अधीन आ जाता है। बोलने का मतलब है अब इसके ऊपर जो जालंधर का कमिश्नर होता था उसका कोई भी अधिकार नहीं था। पर हुआ क्या कि 1922 में एक घटना होती है, जो सुकेत का राजा लक्ष्मण सेन है उसको क्या करती है, भारत सरकार क्या करती है, एक राइट देती है। और उस राइट की वजह से क्या होता है, वो राइट कैसा है, डेथ सेंटेंस। बोलने का मतलब है राजा किसी को भी मृत्युदंड दे सकता था। और इसकी वजह से क्या होता है, 1924 में सुकेत जो रियासत है वहाँ पर एक रिवोल्ट होता है। और रिवोल्ट जब होता है तो इसकी जो वजह से क्या होता है, रिवोल्ट की वजह से जो होता है, वहाँ के लोग ये रिवोल्ट करते हैं। क्यों रिवोल्ट करते हैं, क्योंकि जो ये प्रावधान करती है भारत सरकार, राजा को एक स्पेशल अधिकार देती है, तो उसकी वजह से ये रिवोल्ट होता है। और रिवोल्ट 1924 में होता है। तो ये रिवोल्ट जब होता है तो जो आपका धर्मशाला है उस वक्त, वहाँ से ब्रिटिश आर्मी क्या करती है कि एक सेना भेजती है और सेना क्या करती है, रिवोल्ट को शांत कर देती है और जो भी रिवोल्ट करने वाले हैं उनको जेल में रख देती है। पर जो लक्ष्मण सेन है वो क्या करता है, सुकेत को छोड़ देता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज है। और कहाँ चला जाता है, वो देहरादून चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ये देहरादून चला जाता है और देहरादून में कुछ समय तक रहता है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देहरादून में रहता है और साथ में रिवोल्ट होता है। कौन मतलब सेना भेजता है, तो ये ब्रिटिशर भेजते हैं। कहाँ से भेजते हैं, धर्मशाला से। और ये जो वॉलंटरी क्या करता है, लक्ष्मण सेन क्या करता है, सुकेत रियासत को छोड़ देता है। पर आगे क्या होता है कि 1925 में उसकी वापसी हो जाती है और दोबारा से वो क्या करता है, सुकेत के ऊपर शासन करता है। सुकेत की जो शासन व्यवस्था है उसको संभाल लेता है। और इसने क्या किया दोस्तों, ये काफ़ी मीन्स इंपॉर्टेंट राजा हुआ है क्योंकि इसने ढेर सारे सोशल वर्क भी किए हैं। तो इसमें से पीछे जो हॉस्पिटल की बात की, साथ में हमने क्या बोलते हैं, रोडवेज़ की बात की। रोडवेज़ के साथ साथ ही जो आपके पोस्ट ऑफिस के लिए इसने काम किया हुआ है ढेर सारा। और इसने क्या किया, जो स्कूल थे गर्ल्स और बॉयज़ के लिए उसने स्कूल खोले ही। वो क्या किए, यहाँ पर गलत लिखा गया है, इसको ठीक कर लेना, कि ही ओपनड मैनी स्कूल्स। तो उसने ढेर सारे स्कूल खोले थे। वो स्कूल जो थे वो गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, दोनों के लिए थे, ना कि बॉयज़ के लिए ही, गर्ल्स के लिए भी इसने काफ़ी ज़्यादा काम किया। गर्ल्स की जो एजुकेशन थी उसके लिए इसने ढेर सारा काम किया। नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको नोट क्या रखना है कि 1921 में सुकेत रियासत जो थी वो पूरी तरह इंडियन गवर्नमेंट के अधीन आ गई थी। और कब तक रही, 1947 जब भारत आज़ाद होता है उस वक़्त तक ये जो सुकेत रियासत है वो इंडियन गवर्नमेंट के अधीन रहती है। आगे कुछ एक जो बात पीछे हमने बातें की उसकी कुछ एक पिक्चर है और आप यहाँ देख सकते हैं। ये छाया चित्र जो है आपको देखने को मिलता है। तो किंग एडवर्ड हॉस्पिटल कहाँ पर है, एट बनेड। बनेड किसका पुराना नाम है, पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, सुंदरनगर का। इसका संस्थापक कौन था, गरुड़सेन। ये गरुड़सेन कहाँ का राजा था, सुकेत का राजा था। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। और ये जो पिक्चर है, ये जो मतलब किंग एडवर्ड किसके समय में बना हुआ है, ये भीमसेन के समय में बना हुआ है। ये देखने में कुछ इस तरह का था। आप यहाँ पर ये छाया चित्र देख सकते हैं, ये भीमसेन के समय का है और अच्छे से आप देख सकते हैं। बोलने का मतलब है 1908 और 1919 में ये कहीं ना कहीं अस्तित्व में था। नेक्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो हमने बात की द प्रिंस वेल्स ऑर्फन होम। जो हमारा लक्ष्मण सेन हुआ उसने कई सोशल वर्क किए हैं। तो ये जो प्रिंस वेल्स ऑर्फन होम है तो वो लक्ष्मण सेन के समय में बना हुआ है, उसने बनाया हुआ था। तो ये कुछ इस तरह देखा जाता था। ऑर्फन होता है जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, उसको ऑर्फन कहा जाता है, जिसको अनाथ बोलते हैं। तो इस तरह का देखने को मिलता था। काफ़ी अच्छा देखने छाया चित्र है ये। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमारा लक्ष्मण सेन है उसने जो था चीफ बिल्डिंग है जो थी, मुख्य जो बिल्डिंग है हाई कोर्ट मतलब जो कोर्ट की बिल्डिंग है, उसने
बनाई थी और कुछ ये इस तरह देखने को मिलती थी। ये जो चित्र है इसको आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर सा चित्र देखने में लगता है। ये इस तरह की ये बिल्डिंग देखने को मिलती थी। नेक्स्ट वन जो है कल के जो क्वेश्चन है उसके आंसर है, तो आपको अच्छे से मतलब इसको सुनना है, और अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको लिख सकते हैं। अगर पता नहीं है तो आप इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। व्हेन इंडिया कम अंडर ब्रिटिश क्राउन, तो यहाँ पर क्वेश्चन है जो भारत था वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन कब आया। तो दोस्तों क्राउन का शासन जो होता है 1858 का जो अधिनियम पास होता है, उसके बाद जो भारत है वो ब्रिटिश क्राउन के अधीन आता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जब हम एक्ट वाला टॉपिक करेंगे वहाँ डिटेल में करेंगे, पर यहाँ इतना ही याद रखना है। हाउ मैनी मेंबर्स इन द कैबिनेट मिशन, तो दोस्तों ये 3 मेंबर थे। आपको उनके नाम लिखने हैं। तो पहला था पैथिक लॉरेंस, दूसरा था सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और जो तीसरा व्यक्ति था एवी अलेक्जेंडर था। ये जो क्रिप्स कैबिनेट मिशन की बात कर रहे हैं, तो ये कैबिनेट मिशन के मेंबर थे। और ये जो कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को भारत आया। और इसने क्या किया था, जो हमारा संविधान सभा थी उसके निर्माण की बात की थी कि हमने क्या मतलब भारत के में क्या होना चाहिए, एक संविधान सभा होनी चाहिए, और इसका काम क्या था, भारत के लिए एक संविधान बनाना था। हु वॉज फर्स्ट लोकसभा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये जीवी मावलंकर थे। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि हु इज कॉल्ड रेड शर्ट लीडर, तो ये अब्दुल गफर खान थे, इनको बादशाह खां भी बोलते थे। ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, तो विटामिन ई का हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है। तो दोस्तों ये क्या करता है, जो हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो हमारी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है। और जो विटामिन ई है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो टैकोफेरोल है। ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो जो गेहूं का आटा होता है उससे होता है, जो हम तेल खाते हैं सरसों का उससे होता है, जो अंडा होता है अंडे का जो पीला वाला भाग होता है उससे, जिसको हम योक भी बोलते हैं, पीला वाला भाग जो होता है उसको योक बोलते हैं, उसमें ये हमें देखने को मिलता है। और नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट जो है, सोयाबीन में भी विटामिन ई की मात्रा देखने को मिलती है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो ये जो दोस्तों होता है 25 दिसंबर को 2 दिन मनाए जाते हैं। पहला दिन जो है क्रिसमस डे मनाया जाता है, दूसरा दिन जो है हमारा सुशासन दिवस जिसको बोलते हैं, गुड गवर्नेंस डे बोलते हैं, ये मनाया जाता है। और ये जो मनाया जाता है सुशासन दिवस, ये अटल बिहारी वाजपेयी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट वन जो आज के क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, हु वॉज फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। जो पाल वंश हुआ उसका संस्थापक कौन था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, हु वॉज फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। दोस्तों आपको इसके साथ ही इसकी लोकेशन भी पता करनी है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित थी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज गिवन बाय फर्स्ट टाइम। तो जो संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया। विच एसिड कॉजेज पेन इन मसल्स, कौन सा अम्ल हमारी पेशियों में दर्द का कारण बनता है। विच प्रोसेस इज यूज टू मेक एल्कोहल, शराब को बनाने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। आगे मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।